हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जजमेंट एंड डिक्री का। जजमेंट एंड डिक्री जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। और आप इसको प्लीज़ रिवाइज कर लेना क्योंकि ये मेंस में, प्री में, इंटरव्यू में हर जगह आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो जजमेंट बेसिकली होती क्या, पहले जजमेंट के बारे में बात करते हैं। जजमेंट जो है हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डिफाइंड है। जजमेंट बेसिकली मान लो ये जज है, ठीक है। इस जज ने क्या करा कि सबसे पहले ना एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करा। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का मतलब क्या होता है ये बताता हूँ आपको मैं। ये पार्टीज़ हैं, ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है। ये दोनों अपने एविडेंस लेकर आएंगे, ठीक है। ये दोनों अपने एविडेंस लेकर आएंगे। अब ये एविडेंस जो होने चाहिए वो प्रॉपर फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड होने चाहिए जिसके ऊपर इनका डिस्प्यूट है, ठीक है। और ये इन एविडेंस को हम कहते हैं रेलिवेंट फैक्ट्स, ठीक है। ये होते हैं रेलिवेंट फैक्ट्स। अब रेलिवेंट फैक्ट्स अगर नहीं है, अगर ये इररेलिवेंट है, जिनका कोई केस से लेना देना है ही नहीं और वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो जज इनको कंसीडर नहीं करेगा, नॉट विल बी एप्रिशिएटेड, ठीक है। अब क्या होता है कि जज की ये ड्यूटी है कि जब भी कोई एविडेंस आएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड एविडेंस आ गया तो वो उसको क्या करता है, वो उसको पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बना लेता है। वो उसको पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बना लेता है। अब पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाने के बाद वो जजमेंट में डालता है। तो अब क्या होता है, जैसे मान लो ये इशू 1 था, ये इशू 2 था, ये इशू 3 था। अब होती है मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। मार्शलिंग मतलब कि जितने भी एविडेंस आए उनको इश्यूज़ के अकॉर्डिंग लगाना, सीरीज वाइज, ठीक है। ये इश्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया। अब क्या होगा, फाइनली जाकर एक लंबी चौड़ी 200, 250, 300 पेजेस की एक जजमेंट तैयार हो जाती है, ठीक है। अब जजमेंट क्या है, जजमेंट यानी कि वो स्टेटमेंट्स हैं जो जजेस ने अपना जुडिशियल माइंड लगा के, अपना जुडिशियल माइंड लगाकर ऑब्जर्व करी थी और उसको केस में डाला था। फाइंडिंग्स ऑफ अ जज, इसे क्या कहते हैं हम, फाइंडिंग्स ऑफ अ जज, फाइंडिंग्स ऑफ अ जज। जजमेंट अब कहाँ डिफाइंड है, यही सेम चीज देखो आप 2 क्लॉज 9 के अंदर। 2 क्लॉज 9 कहता है कि जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट्स गिवन बाय अ जज। अब स्टेटमेंट्स हैं वो, एजुडिकेशन नहीं। जजेस ने जैसे जैसे एविडेंस को अप्रिशिएट करते गए वैसे वैसे उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स निकाली। उन स्टेटमेंट्स को हम जजमेंट कहते हैं। अब इन स्टेटमेंट्स के ऊपर, ये स्टेटमेंट्स हमने डाल दी हैं, इन स्टेटमेंट्स के ऊपर हम डिक्री या ऑर्डर पास करते हैं। तो जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। तो डिक्री के जो ग्राउंड, जिन ग्राउंड्स के ऊपर डिक्री आई है, जिन ग्राउंड्स पे ऑर्डर आया है, वो स्टेटमेंट्स हमारी जजमेंट कहलाई जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जजमेंट मतलब स्टेटमेंट्स गिवन बाय अ जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। अब यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं जजमेंट की, ठीक है। ये देखो, जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। चलो ये वाली बात तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आगे बात करते हैं जजमेंट के पूरे टॉपिक्स के बारे में। जजमेंट का जो होल टॉपिक है ना वो हमारा ऑर्डर नंबर 20 में दिया हुआ है। तो चलिए ऑर्डर नंबर 20 को पढ़ते हैं अच्छे से, ओके। अब शुरुआत करें ऑर्डर नंबर 20 के बारे में। ऑर्डर नंबर 20 जजमेंट एंड डिक्री का टॉपिक है। जजमेंट कैसे प्रोनाउंस होगी, क्या होगा, सारी चीज़ें उसके अंदर हमने पढ़नी है, ठीक है। और ये टॉपिक थोड़ा इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं आएगी। और अगर आप गुजरात और राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके अलावा तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो केस लॉस वगैरह कुछ ज़्यादा आपको देखने नहीं पड़ेगा, ओके। चलो शुरू करते हैं, जजमेंट एंड डिक्री। अब क्वेश्चन आया, जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस्ड। देखो, द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड। तो जब केस आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, हर्ड मतलब यहाँ पे आपकी जो बात हो रही है वो आर्ग्यूमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। जब आपकी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है ना, उस स्टेज पे हम जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। शेल प्रोनाउंस, और जजमेंट को प्रोनाउंस करना ही करना है। और कहाँ प्रोनाउंस करना है, ओपन कोर्ट में करना है। अब जजमेंट मस्ट बी और शैल बी प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट। अब ओपन कोर्ट क्या होता है, क्या है ओपन कोर्ट, आपका होता है जहाँ पे पब्लिक का एक्सेस होता है, ठीक है।
ओपन कोर्ट सेक्शन 153B बना रखा हमारे लिए, इसको आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड। 153B, place of trial to be deemed to be an open court, the place in which any civil court is held for the purpose of trying suit shall be deemed to be an open court। जहाँ पर आपका ट्रायल चलने वाला है, जिस कोर्ट में आपका ट्रायल चलने वाला है, वो जो एरिया होता है वो ओपन कोर्ट होता है, और वहाँ पर जो पब्लिक होती है उनके पास एक्सेस होता है आने जाने का, ठीक है। लेकिन एक खास बात ये होती है कि जो प्रिजाइडिंग जज है, अगर वो चाहे तो वो ऑर्डर कर सकता है किसी भी स्टेज पे, चाहे इंक्वायरी के स्टेज पे, चाहे ट्रायल के स्टेज पे, ठीक है, कि यहाँ पर जो जनरल पब्लिक है या फिर ये पर्टिकुलर पर्सन, उनका एक्सेस नहीं होगा। तो इनको हम कहते हैं इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। इन कैमरा प्रोसीडिंग यानी कि क्लोज प्रोसीडिंग्स, कैमरे के अंदर नहीं होती है, क्लोज प्रोसीडिंग्स होती हैं जहाँ पर सिर्फ लिमिटेड लोग ही आया जा सकते हैं, ठीक है। तो जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस तो हो रही है ओपन कोर्ट के अंदर, लेकिन अगर जज चाहे तो वो बोल सकता है कि ओनली सर्टेन पर्सन हैव एक्सेस टू सच प्रोसीडिंग्स। ओके, चलिए आगे शुरुआत करते हैं हम अपना ऑर्डर नंबर 20 के बारे में। देखो, जजमेंट मस्ट बी शैल बी प्रोनाउंस इन द ओपन कोर्ट ईदर एट वंस, यानी कि जैसी आपकी आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुई वैसे ही आप जजमेंट प्रोनाउंस कर दोगे, या फिर अगर आपसे प्रैक्टिकेबल हो सका तो थोड़ा सा कोई फ्यूचर डे पे कर सकते हो। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जजमेंट है, ये प्रोनाउंस होती है एट वंस या फिर एट एनी फ्यूचर डे। क्लियर हो गया, एट वंस और एट एनी फ्यूचर डे। अब क्या होगा कि जब भी कोई फ्यूचर डे होगा ना, तो कोर्ट जो है वो फिक्स कर देगा कि भैया ये डे मैं बताने वाला हूँ, और फ्यूचर डे का जो होगा वो नोटिस जो है पार्टीज को चला जाएगा कि ठीक है इस दिन मैं जजमेंट प्रोनाउंस करने वाला हूँ। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेदर जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस एट वंस, अगर वो इमीडिएटली प्रोनाउंस नहीं करी गई है तो एवरी एंडेवर शैल बी मेड बाय द कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट विद इन 30 days। तो मैक्सिमम टाइम आप कितना देर कर सकते हो, अगर आपने फ्यूचर डेट को रखना भी है तो मैक्सिमम 30 days का आप दे सकते हो, ठीक है। मैक्स 30 days के अंदर आप पूरा जितना ज़्यादा कोशिश हो सके उतने दिन में जजमेंट प्रोनाउंस कर दो, ठीक है। एंडेवर्स टू बी मेड, अब आगे क्या लिखा हुआ है उन्होंने, देखो। हाँ, अगर कोई एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आते हैं, कोई एक्सेप्शनल या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आते हैं ना आपके केस के, तो फिर वो हद से हद 60 days हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चलो, कोशिश आपने करनी है मैक्सिमम 30 days में डालने की, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस आ गया है या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस आ गया है तो उसमें आप कितना करोगे, उसमें आप हद से हद 60 days ले सकते हो, इससे ज़्यादा तो आपको दे ही नहीं जाएंगे, फटाफट आपको करनी प्रोनाउंस 60 days हद से हद, ठीक है। ओके, और उसका नोटिस जो है आप सेंड कर दोगे कि ठीक है मैं इतना दिन दे रहा हूँ। ओके, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये कमर्शियल कोर्ट्स का है। आगे देखो, when a written judgment is to be pronounced, it shall be sufficient if the findings of the court on each issue and the final order passed in the case are read out, and it shall not be necessary for the court to read out the whole judgment। अब जजमेंट बहुत बड़ी होती है तो आप क्या कर सकते हो, आप बस बेसिकली फाइनल ऑर्डर जो आपने पास करा था उसके अंदर या जो मेन फाइंडिंग्स है ना वो आप रीड आउट कर दो, पूरी जजमेंट पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जजमेंट में भी प्रोनाउंस बाय डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट। अब जजमेंट कैसे होगी, या तो आप डिक्टेशन के जरिए प्रोनाउंस करोगे, और शॉर्ट हैंड राइटर को, बेसिकली शॉर्ट हैंड राइटर क्या होता है, जैसे एग्जांपल एक लाइन लिखी हुई है तो वो ऐसे 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 कुछ ऐसे करके ना साइन बनाता रहता है, तो वो एक साइन का मतलब होता है पूरे सेंटेंस। तो आप जो जज होता है वो उसको डिक्टेट करता रहता है और वो शॉर्ट हैंड टाइप करता रहता है उसको, और एक पेज पे ट्रांसक्रिप्ट बन जाती है पूरी की पूरी कि ठीक है पूरे पेज पे इतना सा एक एरिया आ गया। तो आप जो हो प्रोनाउंस कर दो ओपन कोर्ट के अंदर शॉर्ट हैंड राइटर को, ठीक है। अब ये तभी कर सकते हो आप, शॉर्ट हैंड राइटर को प्रोनाउंस अभी कर सकते हो अगर हाई कोर्ट ने आपको स्पेसिफिकली एम्पावर करा है इस बिहाफ पे, अदरवाइज क्या होगा आपको खुद ही अपना प्रोनाउंस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, जब भी जजमेंट प्रोनाउंस होती है डिक्टेशन के जरिए शॉर्ट हैंड राइटर को, तो शॉर्ट हैंड राइटर अपनी पर्ची निकालेगा सारी की सारी जो उसने लिखा है उस एक पेज के अंदर, उसे कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट जो है वो उसको फिर करेक्ट करके ना, जो भी कोई करेक्शन वरेक्शन चाहिए वो करेक्शन करके उसको आप साइन कर दोगे, ठीक है। और साइन जिस दिन करोगे उस दिन डेट लिख दोगे कि हाँ जजमेंट आज प्रोनाउंस हुई है, और वो फिर फाइनली रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा।
क्लियर हो गया। अब प्रोनाउंसमेंट जो है जजमेंट का वो असेंशियल पार्ट है, असेंशियल पार्ट है। इसके ऊपर एक केस लॉ आया था, वो केस लॉ बताता हूँ आपको मैं। सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके अंदर क्या बताया था जजमेंट के बारे में। जजमेंट मीन्स द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट इंटीमेटेड टू द पार्टीज, इसे कहते हैं जजमेंट, एंड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। ठीक है, या तो पार्टीज को आप इंटीमेशन दे रहे हो या तो पूरे सोसाइटी को दे रहे हो आप। और प्रोनाउंसमेंट जो है और डिलीवरी जो है वो दोनों की दोनों ओपन कोर्ट में की जाती है। प्रोनाउंसमेंट असेंशियल पार्ट है, प्रोनाउंसमेंट होनी ही होनी है। अगर प्रोनाउंसमेंट नहीं होती है तो वो जजमेंट वैलिड नहीं होगी। प्रोनाउंसमेंट एट वंस भी हो सकती है और फ्यूचर डेट पे भी हो सकती है। अगर फ्यूचर डेट पे हो रही है तो आप कोशिश करोगे 30 डेज के अंदर अंदर आपको देनी है। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल मैटर आ गया है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर आ गया है, तो आपको कब करनी है, आपको मैक्सिमम 60 डेज के अंदर। ठीक है, 60 डेज आपका हो गया। अब जजमेंट कैसे प्रोनाउंस करोगे आप, खुद से करोगे या डिक्टेशन के जरिए करोगे। डिक्टेशन किसको होती है, शॉर्ट हैंड राइटर को होती है। शॉर्ट हैंड राइटर क्या करता है, शॉर्ट हैंड राइटर उसका ट्रांसक्रिप्ट निकालता है। ट्रांसक्रिप्ट पे क्या होता है, फिर जज साइन कर देता है और डेट डाल देता है। ठीक है, अदरवाइज आप खुद भी साइन कर सकते हो और खुद प्रोनाउंस कर सकते हो। ओके, क्लियर हो गया वाला पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं। पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जज प्रीडिसेसर। जज प्रीडिसेसर मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं एक जज था, मैंने क्या करा कि सारा केस को ना रिकॉर्ड कर लिया, जजमेंट प्रोनाउंस नहीं करी, लेकिन इतने में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। अब आप एक नए जज आए हो, अब आप जो नए जज आए हो ना, तो क्या आपके पास पावर है मेरी जो जजमेंट मैंने जो रिटन करी थी लेकिन प्रोनाउंस नहीं करी थी उसको प्रोनाउंस करने की? हाँ जी, आपके पास पूरी पावर है कि आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हो। ओके, अगला पॉइंट आता है जजमेंट टू बी साइंड। जजमेंट जो है वो डेटेड होगी। पहले तो आज की आपने प्रोनाउंस करी ना, तो आज आप डेट कर दोगे, उसके बाद आप साइन कर दोगे। ओपन कोर्ट में ही आपका साइन होगा और जब आप प्रोनाउंस करोगे तभी आप साइन करोगे। और एक बार अगर आपने साइन कर दिया, एक बार अगर आपने साइन कर दिया तो उसके बाद आप उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, उसके बाद आप उसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ इसकी एक्सेप्शन है दो चीज़ की, एक हमारा सेक्शन 152 और एक सेक्शन है हमारा रिव्यू का। ठीक है, रिव्यू हमारा जो है वो अपना सेक्शन 114 में, शायद एक बार हम चेक कर लेते हैं, 114 ही है, 114, हाँ जी रिव्यू, 114 रिव्यू है। 152 हमारा है अरिथमेटिकल मिस्टेक्स निकालने का। जैसे एग्जांपल हमने 100 लिखना था, गलती से 1000 लिख दिया, तो ये अरिथमेटिकल मिस्टेक हो गई। कुछ स्लिप ऑफ एक्सीडेंटल स्लिप्स जिसे कहते हैं ना, गलती से कुछ चेंज करना हो तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही चेंज करना है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है रिव्यू। अदरवाइज एक बार जजमेंट प्रोनाउंस हो जाए तो उसके बाद उसको आप ऑल्टर ऐड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आता है फोर्थ पॉइंट, जजमेंट्स ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट। जजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज नीड नॉट कंटेन मोर देन पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड अ डिसीजन देयर ऑन। पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन का मतलब होता है इश्यूज आपने बना दिए और उसका डिसीजन दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मॉल कॉज कोड की जजमेंट बनानी है तो क्वेश्चन 1 यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, उसके बाद आंसर, फिर क्वेश्चन 2 और उसका आंसर, बस इतना ही करना है आपने और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपको अदर देन स्मॉल कॉज कोड है तो पहले तो आपको ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने पड़ते हैं। ठीक है, कंसाइज स्टेटमेंट्स लिखनी है आपको केस की। उसके बाद आप लिखोगे इश्यूज फ्रेम्ड लिख दिया आपने। इश्यू फ्रेम होने के बाद उसका डिसीजन, क्या डिसीजन आया, डिसीजन दे रहा हूँ, और उसके बाद आपने ऐसा डिसीजन क्यों दिया, उसकी क्या रीजंस थी, वो सब रीजंस फॉर सच डिसीजन। क्लियर हो गया। फिफ्थ पॉइंट आता है, अब कोर्ट जो है वो हर इशू पे अपना अलग डिसीजन देगा, हर इशू पे अलग डिसीजन होगा। ठीक है, देखो, इन सूट इन विच इश्यूज हैव बीन फ्रेम्ड द कोर्ट शैल स्टेट इट्स फाइंडिंग और डिसीजन विद द रीजन देयर ऑन अपॉन ईच सेपरेट इशू। हर एक सेपरेट इशू पे एक सेपरेट डिसीजन दिया जाएगा। हालांकि अगर मान लो अगर छोटा मामला है, बहुत छोटा इश्यूज है, बहुत छोटा केस है, तो फिर आप क्लबिंग ऑफ इश्यूज कर सकते हो। दो इश्यूज को जोड़ के एक आंसर दे सकते हो आप। अनलेस द फाइंडिंग अपॉन एनी वन और मोर ऑफ द इशू इज सफिशिएंट फॉर द डिसीजन ऑफ द सूट। ठीक है, तो जो फाइंडिंग है अगर वो वन और मोर ऑफ द इश्यूज हैं तो उसके ऊपर आप क्लबिंग कर सकते हो। क्लियर हो गया। ओके, 5A, court to inform parties as to where an appeal lies in cases where parties are not represented by pleaders। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना, ये बेनेवोलेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। बेनेवोलेंट मतलब ये मदद करने वाला पीस ऑफ लेजिस्लेशन है।
बेनोवोलेंट पीस ऑफ लेगिस्लेशन, यानी कि जो हित के लिए बनाया गया, आप लोगों के भले के लिए बनाया गया। ठीक है, ये देखो क्या है, एक्सेप्ट वेयर बोथ द पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर्स। अगर आपके वकील लोग आपके साथ आए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप अकेले आए हो तो कोर्ट की ये ड्यूटी होती है कि जब वो जजमेंट प्रोनाउंस कर रहा है ना, तो वो बताएगा कि सर ये आपका केस जो है वो अपील के लिए बना गया है, अगर आप अपील में जाना चाहते हो तो आप अपील में जा सकते हो। तो पार्टीज जो प्रेजेंट है उनको इन्फॉर्म करेगा कि आपको कहाँ जाना है, कितना लिमिटेशन पीरियड है आपका अपील का, कब आपको अपील फाइल करनी है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी बताओगे आप, और किधर जाना है आपने वो भी बताओगे। तो फॉरम और पीरियड ऑफ लिमिटेशन दोनों बताओगे आप। और उसके बाद आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं दी, ये इन्फॉर्मेशन आपने दी है तो आप उसको रिकॉर्ड में डाल दोगे कि हाँ मैंने ये इन्फॉर्मेशन इनको दे दी है। तो क्या क्या बताओगे आप, योर वेयर अपील लाइज एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड पे डाल दोगे। क्लियर हो गया? ओके, अब हमारा टॉपिक जो है जजमेंट का जो है वो कवर हो जाता है। इसके अंदर एक और आपको मैं एक फैक्ट्स बताना चाहूँगा, लेकिन हाँ देखो, एक केस था हमारा आलोक कुमार वर्सेस एस.एन. शर्मा। इसके अंदर क्या बताया था, वेयर जजेस इंक्लाइन टू क्रिटिसाइज अदर जजेस और सबऑर्डिनेट कोर्ट, लैंग्वेज जो है वो डिग्निफाइड होनी चाहिए, रिस्ट्रेंड होनी चाहिए। अगर एक जज जो है वो अदर जजेस को क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो जो लैंग्वेज होगी क्रिटिसिज्म की वो एक डिग्निफाइड मैनर में होनी चाहिए और रिस्ट्रेंड होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट टू दी डिसेंसी। तो आप अगर आप कहीं भी आप जैसे एग्जांपल कोई रिमार्क्स देना चाहते हो, जैसे एग्जांपल ये बंदा है, ये विटनेस था, विटनेस के डेमिनोर यानी कि उसका चरित्र को, डेमिनोर को आप रिमार्क्स देना चाहते हो ना, तो रिमार्क्स जब आप दे रहे हो तो भी आप मर्यादा का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जो कि बहुत डेरोगेटरी नेचर का है, जो कि इंसल्टिव नेचर का है। तो आपको जो भी आपने लिखना है जब भी आप जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे हो, तो जजमेंट के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए वो एक डिसेंट नेचर की होनी चाहिए, और उसके अंदर हाईली इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करना आपने, आप एक क्लियर ईजी लैंग्वेज का आपने इस्तेमाल करना है। ओके, अच्छा, एक और केस आया था इसी के अंदर ही, ए.एम. माथुर वर्सेस प्रमोद कुमार का। ए.एम. माथुर वर्सेस प्रमोद कुमार, इसके अंदर क्या बताया गया था कि आपने कोई डिस्पार्जिंग और डेफेमेटरी रिमार्क्स नहीं देने, डिस्पार्जिंग और डेफेमेटरी रिमार्क्स आपने नहीं डालने हैं किसी भी पर्सन के कैरेक्टर के प्रति। ओके, क्लियर है? चलो एक और केस बताता हूँ आपको मैं। देखो, अगर एक केस था अटल सिंह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज झांसी का, अटल सिंह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज झांसी। इसके अंदर क्या बताया गया था कि इवन एन एक्स पार्टी डिग्री मस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ जजमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 20 रूल 4। ऑर्डर 20 रूल 4 में हमने क्या पढ़ा था कि ये पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, डिसीजन देयर ऑन, रीजन फॉर सच डिसीजन। इसका क्या मतलब होता है, एक्स पार्टी डिग्री का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये प्लेंटिफ है और ये डिफेंडेंट है, अगर डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं आया तो इसके प्रति हम जजमेंट पास कर देंगे, लेकिन जजमेंट जब हम पास कर रहे हैं ना तो हम हर चीज़ लिखेंगे, इसका इश्यूज क्या थे, इसके ऊपर हमने रीजंस क्या दिया, रीजंस के ऊपर डिसीजन क्या आया, सब चीज़ जो है हम पूरा लिखेंगे। ऐसे नहीं कि चलो प्लेंटिफ कह रहा है तो सच ही होगा हर एक चीज़। ठीक है, अगर वो बिना कुछ एविडेंस रिकॉर्ड करे हम ऐसे ही जजमेंट पास कर देते हैं, तो ऐसे को कहते हैं हम इन लिमिनी डिसीजन। इन लिमिनी डिसीजन जो होती है वो वैलिड नहीं होती, वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, आपको बिल्कुल सोच समझ के एविडेंस के ऊपर अपना डिसीजन देना है, बेमर्जी से आपको अपना डिसीजन नहीं देना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है जजमेंट का वो कवर हो जाता है। क्लियर है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे प्लीज़ बता देना। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे डिक्री का।